नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराए गए पैट एग्ज़ाम 2021 जो कि 24 अगस्त 2021 को कंडक्ट कराया गया था, उसको आंसर्स के साथ में जो ऑफिशियल आंसर की है उसके साथ में आज हम इसका एनालिसिस करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं वो और सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका एनालिसिस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि तैयारी करना इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस हमारी जो तैयारी है उसको एक डायरेक्शन देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें क्या पता चलता है? हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये पता चलता है कि एग्ज़ामिनर किस लेवल के क्वेश्चंस बनाता है, लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का, साथ ही किस एरिया से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हमारा सिलेबस जो है काफ़ी वाइड है पैट का, और उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम नहीं देखेंगे तो उस स्थिति में हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, हमें अगर एरिया पता नहीं होगा, एरिया ऑफ कंसंट्रेशन नहीं पता होगा कि कौन सा एरिया कंसंट्रेशन का है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हम उस चीज़ को कभी भी हम क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। हमें ज्ञान हो सकता है, कॉमन ज्ञान हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, हमें उसमें क्वेश्चन सही करना होता है, उसी से हमें मार्क्स मिलते हैं। तो जो लोग इस चीज़ का एनालिसिस करना चाहते हैं वीडियो को पूरा देखें। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। 24 अगस्त 2021 को जो कंडक्ट कराया गया था सेकंड शिफ्ट का पेपर है, और आप देख सकते हैं कि ये बुकलेट सीरीज़ ए है। इसमें सभी को पता है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपने क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की है जो कि रिवाइज्ड आंसर की दी थी कमीशन ने, उसके ही बेसिस पे मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग कम टू इंडिया। तो ये कुछ ट्रैवलर्स हमें दे रखे हैं, इन ट्रैवलर्स का हमें क्रम बताना है कि कौन से क्रम में लोग आए हैं, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इस क्रम में जो है अगर हम देखें तो जो फ़हीम थे वो सबसे पहले आए थे, उसके बाद ह्वेन सांग आए थे और फिर थॉमस रो आए थे। थॉमस रो तो काफ़ी बाद में आए थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब पहले फ़हीम आए थे, फिर जो ह्वेन सांग आए थे, और थर्ड नंबर पे हमारे थॉमस रो आए थे। तो फ़हीम हमारे किस राजा के काल में आए थे? तो फ़हीम आए थे विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता था, उनके काल में आए थे। और ह्वेन सांग जो थे, ह्वेन सांग हर्षवर्धन के काल में आए थे। थॉमस रो जो है ये जहांगीर के काल में आए थे। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान रखनी है, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेगा आगे भी। इसमें फ़हीम जो थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे और चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ये दोनों जो हैं चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क, ये इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन है सिराज उद दौला वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ। कौन सी बैटल में सिराज उद दौला जो है ब्रिटिश द्वारा डिफीट कर दिए गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा प्लासी है। तो प्लासी की लड़ाई में जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है सिराज उद दौला को कॉन्स्पिरेसी करके, मीर जाफ़र के साथ में कॉन्स्पिरेसी करके जो है इनको हरा दिया था। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द ग्रेट प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसमें जो है हड़प नीति जो थी अंग्रेज़ों की, उसको सबसे ज़्यादा जो है कौन कट्टर समर्थक था उसका? तो कट्टर समर्थक कौन था? हमने नाम सुना है लॉर्ड डलहौजी का, तो वही आंसर है, लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर है। सेकंड का आंसर मैंने बताया था प्लासी है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है?
फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज धन्वंतरी, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी कौन थे ये हमें पता है कि ये हमारे एक नोटेड फिजिशियन थे हु अडोर्ड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। फिजिशियन मतलब चिकित्सक। तो हमें इस तरीके से इसको याद रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये एक एक क्वेश्चन जो है एक डायरेक्शन देता है, इसलिए इसका एनालिसिस देखना बड़ा ही ज़रूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिका विच इज़ एन अकाउंट ऑफ मॉडर्न इंडिया वॉज ऑथर्ड बाय। तो इंडिका एक किताब है जिसको किसने लिखा था। तो ये किसने लिखी थी, ये मेगास्थनीज ने लिखी थी ये। इसके बाद में क्वेश्चन आता है हमारा कि साइमन कमीशन फर्स्ट विजिटेड इंडिया इन ईयर, कौन से ईयर में। तो इन चीज़ों को हमें एनालिसिस करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से ईयर में आए। ये भी अगर हमें नहीं पता होगा तो इतना तो पता होना ही चाहिए एस्पिरेंट को। बहुत ही इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में मैं इनको कहूँगा। इजी क्वेश्चंस हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए पैट एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उससे भी पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जा रहा है। उस हिसाब से क्वेश्चंस ठीक हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस हैं और एक अच्छा लेवल कह सकते हैं, बट हाँ इजी लेवल है। तो इसमें जो आंसर होगा, सिक्स का आंसर क्या होगा, सिक्स का आंसर हमारा डी होगा। सिक्स का आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। 1928 में जो है साइमन कमीशन जो है फर्स्ट विज़िट हुआ था इंडिया में। ये विज़िट जो हुआ था, ये ध्यान रखने वाली बात है कि विज़िट इंडिया में कब हुआ, 1928 को हुआ। लेकिन इसमें जो है ये बनाया कब गया था, ये नवंबर 1927 को ही ये बना दिया गया था। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने बना दिया गया था। ये 7 मेंबर्स होते थे इसमें, और ये हमारे यहाँ पे विज़िट हुई थी इसकी 1928 को। 1919 का जो एक्ट था उसके बारे में इसको स्टडी करना था, तो इसलिए इसको हेड किया था साइमन ने। साइमन के नाम पे ही इसको साइमन कमीशन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन। तो कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये कौन सा सेशन था, लाहौर का सेशन था। लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से हमें मैच करना है। तो मैच करने के लिए हमें देखना है इंडियन नेशनल आर्मी किससे रिलेटेड है, गदर पार्टी किससे रिलेटेड है, मित्र मेला किससे रिलेटेड है, होम रूल लीग किससे रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक दो भी चीज़ें पता हैं तो वो हम कर सकते हैं। जैसे ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। हमें इंडियन नेशनल आर्मी का तो पता, INA जो है सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, तो ये तो हमें पता ही है। बी जो है उसका क्या हो जाएगा, गदर पार्टी किससे रिलेटेड है, लाला हरदयाल से रिलेटेड है। तो ए का 2, बी का 1। यहाँ से भी हमें ऑप्शंस, यहाँ से भी आंसर मिल रहा है हमें, लेकिन और भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। जो मित्र मेला है वो VD सावरकर का है, और जो होम रूल लीग है वो एनी बेसेंट की है। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। 8th का जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड महात्मा गांधी एसोसिएशन विद द खिलाफत मूवमेंट। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने, जो महात्मा गांधी जब एक खिलाफत आंदोलन के साथ में जुड़ना चाह रहे थे, तो कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने उसका विरोध किया था। तो ये पर्सन थे मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि इनको खतरा था कि अगर महात्मा गांधी जी ने इसी चीज़ को, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर
कायम कर दी, तो फिर आगे का जो प्लान है पाकिस्तान को अलग कराने वाला वो कैसे सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए ये ऐसे पर्सन थे, इन्होंने इसका विरोध किया था। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो बेसिकली क्या है, एक जो खलीफा के ख़िलाफ़, खलीफा को हटा दिया था ब्रिटिशर्स ने, उसके ख़िलाफ़ जो मुस्लिम्स थे इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी भावनाओं को देखते हुए गांधी जी ने उनको अपने आंदोलन के साथ में मिलाने की कोशिश की थी। तो उससे जो विरोध में थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये जो है 9th क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद में हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स वर इन्वॉल्व इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में जो है षड्यंत्र में कौन से क्रांतिकारी संगठन सम्मिलित थे, शामिल थे। तो कौन थे इसमें से थे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक जो ट्रेन थी वो लूट ली गई थी, जिसमें कि अंग्रेज़ों का खजाना पैसे वगैरह जा रहा था, वो लूट लिया गया था। उसको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस का जो किया गया था वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि ये अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े चल रहे थे हमारे। तो हिस्ट्री में हमने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चंस हम मान सकते हैं, और ओवरऑल हिस्ट्री से भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं हिस्ट्री से। इसके बाद में अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये हमें जो हमारा 11th क्वेश्चन है, आगे आने वाले क्वेश्चन से उनसे हमें पता चलेगा ज्योग्राफी में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हमें याद रखना है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। नागार्जुन डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। तो डैम्स का हमें पढ़ना है, कौन सा डैम कौन सी रिवर पे है, जो मेजर डैम्स हैं। ऐसा नहीं है पैट में जो है बहुत ही माइनर डैम्स पूछे जाएंगे। अगर ऐसा पूछा जाता है तो वो एस्पिरेंट की बेकार किस्मत कहेंगे, लेकिन अभी जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल जो डैम्स हैं, जो फेमस डैम्स हैं, उनके बारे में ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नागार्जुन डैम कौन सी रिवर पे है। तो नागार्जुन डैम सभी को पता है कृष्णा रिवर पे है। 12th का क्या है, माउंट एवरेस्ट फर्स्ट स्केल्ड इन ईयर, कौन से ईयर में स्केल्ड हुआ था। तो 1953। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें ध्यान रखना है। 13th क्वेश्चन है, नेम ऑफ द बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क एट भरतपुर इज़। तो भरतपुर में जो है कौन सी बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क है, उसका हमें पता होना चाहिए। 13th का क्या होगा, सी होगा, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। 14th क्या है, सोर्स ऑफ आयरन और फॉर विलाई स्टील प्लांट इज। तो ये बेसिकली ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी में इस तरीके के क्वेश्चन जो मिनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक पार्ट के से पूछे जा रहे हैं। तो वो चीज़ भी हमें कवर करनी है पैट के लिए। क्वेश्चंस का लेवल जो है इजी है, और फेमस चीज़ है हमें देखनी है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाना है। अंदर ज़्यादा घुसेंगे तो सिलेबस कवर नहीं होगा। 14th का आंसर क्या होगा, तो वो है डाली रजहेरा। 15th क्वेश्चन क्या है, 15th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन जो हैं आते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है कि पासेज लोकेशन कहाँ है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। एक जो एस्पिरेंट है उसको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी भी हैं, पासेज कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है। तो हम मैच कर लेते हैं, लेकिन इसमें मैच तो नहीं है, इसमें है रॉन्गली मैच्ड। कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, इसमें से हमें देखना है कि हमें गलत ढूंढना है, गलत कौन सा है इसमें से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 3। सिर्फ एक जो नाथुला और जेलेपला जो है सिक्किम में है, बाकी इसके अलावा जो तीनों हैं ऊपर के उनका जो है लोकेशन गलत दी हुई है। जोजिला बुर्जिल जो है जम्मू कश्मीर में गलत है, और बारालापचा उत्तर प्रदेश ये गलत है। थांगला नीति पास लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में
ये भी गलत है। तो जो इसका आयोग ने उत्तर दिया है 15th का आंसर डी है। 15th का आंसर डी है। 1, 2 एंड 3 रॉन्गली मैच्ड हैं और सही एक मैच्ड है, वो है नाथुला और जलेपला। 16th क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो 16th क्वेश्चन हमारा अब इकोनॉमी से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोर लाइकली टू बी इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ ए राइज इन। तो अगर हमें निजी निवेश की वृद्धि करनी है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने पे, इसमें से क्या चीज़ बढ़ेगी, उसके बाद में जो निजी निवेश है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगर कोई भी नई पूंजी है उसमें उसकी यील्ड अगर अच्छी आ रही है तो हमारा जो इसका मतलब यह है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ रहा है। 17th क्वेश्चन है एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज। तो जो NI है, NI ऑफ इंडिया है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया होती है, उसको कौन सी ऐसी एजेंसी है जो एस्टिमेट करती है? तो इसका आंसर है डी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। 18th क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र को, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हम कहेंगे इसको, कॉमन सेंस से भी कर सकता है कोई भी एस्पिरेंट जो है, कॉमन सेंस से इसको किया जा सकता है। तो जो सेवा क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं। 19th क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वाइट रिवॉल्यूशन का कौन है? तो ये है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन इसका आंसर होगा 19th का। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम बढ़ते हैं। 20 में हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इन इंडिया। तो अब देखिए 20 क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, इस तरीके के क्वेश्चंस का थोड़ा ट्रेंड हो गया है, ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। एक बार पहले ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब फिर से इन क्वेश्चंस का ट्रेंड हुआ है कि किसके काल में, कौन से प्राइम मिनिस्टर के ड्यूरेशन के अंदर ये चीज़ हुई थी या वो चीज़ हुई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है अब फिर से ट्रेंडिंग हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी प्राइम मिनिस्टर के ड्यूरेशन में हुई, उनको हमें थोड़ा देख लेना है। इसका आंसर जो होगा वो है PV नरसिम्हा राव। सभी को पता है कि जो 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो PV नरसिम्हा राव के ही ड्यूरेशन में हुए थे। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाने का जो संकल्प है उसकी तरफ, उसके लिए एक बढ़त थी। जो हमारे LPG रिफॉर्म्स थे वो हमारी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बनाने का था कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी इन्वेस्ट करें और जो हमारा स्टेट है, जो पब्लिक अफेयर्स है, जो स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, वो भी देश के लिए कुछ करे। तो LPG रिफॉर्म्स ऐसी ही एक ड्यूरेशन में हुई थी PV नरसिम्हा राव जी के। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का आंसर क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राज्य सूची में इनमें से क्या नहीं है? राज्य सूची में इनमें से क्या नहीं है? तो राज्य सूची में से इनमें से देखिए क्या नहीं है। पुलिस जो है किस में आती है? पुलिस भी राज्य सूची में आती है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची में आएगा। प्रिजन जो है राज्य सूची में आएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, दंड प्रक्रिया संहिता जो है, वो एक स्टेट का विषय नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 में विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मुख्य विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की इनमें से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और जिसने अच्छे तरीके से थोड़ी पढ़ाई की हुई है वो इस क्वेश्चन को करेगा। तो इसका आंसर क्या है? कमिटेड जुडिशरी।
प्रतिबंधित न्यायतंत्र जो है, कॉमन सेंस भी हम लगा सकते हैं, प्रतिबंधित इस शब्द से हम इसको देख सकते हैं, प्रतिबंधित। तो हमारी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, प्रतिबंधित नहीं है, कमिटेड नहीं है। तो ये चीज़ जो है हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी हम इसको कर सकते थे। इसका जो आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन्स। इनमें से क्या है जो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है इंडियन सिटीजन्स को? तो आंसर होगा इसका सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 24th का आंसर होगा, 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ये DPSP के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो अच्छे से रट लेने हैं, अच्छे से देख लेना है कि उनमें क्या क्या आता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 24th का जो आंसर है वो क्या होगा, बी आंसर होगा इसका। आर्टिकल 40 है, सभी को पता है कि विलेज पंचायत के लिए जो DPSP है डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो आर्टिकल 40 है। 25th क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रपोज द आइडिया ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उसने जो है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को प्रपोज किया था कि जो हमारा पंचायती राज है वो 3 टायर पे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। 26 कहता है करंट फ्लोज इन ए सर्किट। ये अब जो है जनरल साइंस के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इनको भी हमें देखना है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो एक थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि करंट फ्लोज इन ए सर्किट बैन, करंट कब फ्लो होगा, कोई भी सर्किट में बिजली कब प्रवाह होगी, तो बिजली कब प्रभावित होगी। इसमें जो है ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है आयोग का, और जिसने भी अटैम्प्ट किया है, नहीं भी किया है, उसको फुल मार्क्स दिए गए हैं इसमें, क्योंकि ऑप्शंस कुछ गलत होंगे। तो इसने आयोग ने इसमें जो है कोई भी आंसर जो है नहीं दिया है, फुल मार्क्स दे दिए हैं सभी को। 27th कहता है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो यूनिट्स जो हैं पहले ही पूछी गई हैं, अब भी पूछी जाएंगी। यूनिट्स देख लेनी है सभी की, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी यूनिट्स हमें देख लेनी है। तो व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध की SI यूनिट क्या है? तो SI यूनिट प्रतिरोध की होती है हमारी ओम। 28 का आंसर है सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी वजह से होता है? तो नींबू का खट्टा स्वाद जो होता है साइट्रिक एसिड की वजह से होता है। 29 कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कॉज, जो कि हमारे कैंसर फैलाने वाले केमिकल्स हैं, वो हम बेसिकली कार्सिनोजेनिक जो केमिकल्स हैं वो क्या फैलाते हैं, कर्कटजनक रसायन जो है वो हमें क्या फैलाते हैं, वो होता है, उससे होता है हमारा कैंसर। तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो शब्द है कार्सिनोजेनिक, अगर यही पता होता तो कैंसर हमें याद आ जाता, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स इसको गलत करके आए होंगे। 30 क्वेश्चन है, नेम ऑफ द अपर लेयर ऑफ स्किन। अपर लेयर ऑफ स्किन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है एपिडर्मिस। तो थोड़ा जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस आएंगे, उसको हमें ध्यान में रखना है, यूनिट्स को याद रखना है, जो कौन सा अम्ल जो है किस चीज़ में होता है, वो चीज़ें हमें देख लेनी है थोड़ी। इसके बाद में 31st क्वेश्चन है, अर्थमेटिक्स जो है के क्वेश्चन आ गए हैं। 31st का जो आंसर है वो है ए। ये आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो के बाद में क्वेश्चन देखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आंसर आप अपना मैच कर सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी आंसर बता के इसका आगे बढ़ूँगा, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। 32 का जो आंसर है वो ए है। 33 का जो आंसर है वो सी है।
34 का जो आंसर है, 34 का आंसर है डी। देखिए इसमें क्वेश्चन जो हैं इजी ही होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें जो है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इजीली, इसकी जो है आप डेसिमल्स हटाएंगे, तो उसके बाद में अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, रूट करके देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इजीली। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन को देखें, हाउ मैनी 1/8 आर देयर इन ये, तो ये बेसिकली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ईजिली हम कर सकते हैं। 35 का आंसर क्या है? 35 का आंसर है ए। 36 का आंसर है, ये अब हिंदी आ गया हमारा, तो हिंदी के जो हिंदी है उसके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भी हमारे सिलेबस में दिया गया है। 36 का आंसर है कुठित। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या है? तो वह है कुठित। इसके बाद में 37 का क्या है? 37 का है सी। गज वदन का पर्यायवाची है गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। 38 का हो जाएगा डी, कंठ कारीण, कंठ का कीर्ण। 39 का जो आंसर है वो है डी। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो आंसर है वो डी है, उचित निर्णय करना। 40th क्वेश्चन जो है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 40 का सी है, ये जो है शुद्ध वर्तनी है। इंग्लिश का जो है पैराग्राफ है, अब इसके आंसर्स के साथ में हम जल्दी से बढ़ेंगे। आप ध्यान से बाद में इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 41 का जो है आंसर डी है। 42 का आंसर सी है। 42 का आंसर जो है सी है। 43 का बी है और 44 का जो आंसर है आपका वो सी है। 45 का ए है। तो बेसिकली ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है। सिनोनिम्स वगैरह हमें थोड़े पता होने चाहिए, एंटोनिम्स वगैरह हमें पता होने चाहिए। हमें एक्चुअली इनका मतलब तो पता ही होना चाहिए, तभी हम पैराग्राफ में से भी हम ढूंढ पाएंगे। अब हम 46 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 46 क्वेश्चन जो है, अब हमारी रीजनिंग शुरू हो गई है। तो बेसिकली ये 5-5 के सेट्स हैं। मैंने पिछले जो वीडियो है उसमें सिलेबस में बताया भी था कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी इधर उधर करके क्वेश्चन दे दिए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हमें तैयारी करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। 46 का आंसर जो है, अगर डॉग से रेबीज़ होता है तो मॉस्किटो से क्या होता है? तो मॉस्किटो से क्या होता है हमें सबको पता है, मॉस्किटो से हमें मलेरिया ही होगा। 47 का जो है, इसमें से जो समूह में से ऐसा कौन सा शब्द है जो बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता? तो बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, नन, मॉन्ग, प्रीस्ट, ये सब जो है रिलीजन से रखते हैं, लेकिन जो सूरवीर है, जो नाइट है, वो क्या है? वो बेसिकली वॉर से संबंध रखता है, ये रिलीजन से संबंध रखते हैं। 48 का बी हो जाएगा। आप बाद में देखेंगे तो ये इजीली हो जाएंगे ये क्वेश्चन। 49 का हो जाएगा डी। 49 का हो जाएगा डी, कि ये क्या है, रिलेशन के क्वेश्चंस हैं कि उसने उसको इंडिकेट किया, ये इसकी कौन होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम आते हैं 50th क्वेश्चन पे। 50th क्वेश्चन पे ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हम आगे बनाएंगे, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आ सकते हैं बिल्कुल। तो 50th क्वेश्चन जो है, 50th क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इफ़ 18 फरवरी 2005 फॉल्स ऑन, सॉरी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं है, ये अभी रीजनिंग का ही क्वेश्चन चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। ये है कि 18 फरवरी 2005 फॉल्स ऑन फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 18 फरवरी 2007। अगर 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा?
तो ये इसका आंसर होगा संडे। इनकी भी ट्रिक्स हैं, वो भी हम कराएंगे आगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगले 50 क्वेश्चंस हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी चली गई है। तो आने वाले जो 50 क्वेश्चंस हैं वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। धन्यवाद।